हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे साइंस इंस्टीट्यूट क्लासेज में। और आज की हमारी टॉपिक रहने वाली है कॉग्निशन, इमोशन एंड माइंड मैपिंग। ये ऐसा चैप्टर है कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और आप बच्चे का दिल और दिमाग दोनों को समझना है कि बच्चे जैसे यहाँ पे कॉग्निशन, इमोशन और माइंड मैपिंग, और हमारा इंस्टीट्यूट इससे क्रैक हो जाएगा। तो इसमें क्या है, जो हमारा कॉग्निशन है, जो हमारा दिमाग है, जो हमारी इमोशन है, फियर है, एंगर है, लव है, ये सब अगर या जो हम अपने माइंड मैपिंग को समझ लेते हैं तो इससे हमारा इंस्टीट्यूट क्रैक हो सकता है। और ये आप कॉग्निशन और इमोशन को सही तरीके से इंगेज कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन आसानी से सही हो सकते हैं। तो जिससे आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप सिर्फ किताब नहीं पढ़ाना है, आपको सिर्फ किताब नहीं पढ़ाना है, आपको बच्चे का दिल और दिमाग दोनों को समझना है। जैसे कि हर बच्चे के इमोशन को समझिए, क्योंकि आप उसका कॉग्निशन खोल सके, यानी जो बच्चे का जो कॉग्निशन है उसको, जो माइंड मैपिंग है उसको आप खोल सके। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूट आपसे ये सारे सवाल पूछ, आप बच्चे का माइंड अनलॉक करने वाले गुरु बनिए। आप बच्चे को अनलॉक, यानी बच्चे का जो दिमाग है उसको अनलॉक करने वाले गुरु बनिए। तो इस तरीके से कुछ हमारी क्लासेज होने वाली हैं। तो और चलिए शुरू करते हैं और आज का धमाकेदार सेशन। तो जल्दी से अपना समय गंवाए हुए और चलिए यहाँ तक कुछ हमारे 30 क्वेश्चन हैं, जो भी ये थ्योरी होगी, यानी थ्योरी के बाद जो भी है हमारे कुछ 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने जो हमारा कॉग्निशन है, इमोशन है, जो हमारा माइंड मैपिंग है, इसमें सारा कवर है। तो सेशन के अंत तक बने रहे। तो चलिए, अगर आप कॉग्निशन और इमोशन और माइंड मैपिंग को कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो आपका इंस्टीट्यूट क्रैक हो सकता है आसानी से। तो चलिए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। जैसे कॉग्निशन, इमोशन एंड माइंड मैपिंग, तो पहले हम संज्ञान यानी कॉग्निशन के बारे में समझते हैं। तो इसका मतलब होता है कि सूचनाओं का ग्रहण करना। ये जो हमारे दिमाग में है, जो हमारे स्कीमाओं में है, इसको हम क्या करते हैं, अपने जो भी हमारे सूचनाओं हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ग्रहण करते हैं। और जब यानी मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है और उस वस्तु, व्यक्ति, घटना और आदि के प्रति जो अवधारणा बना लेता है उसे ही संज्ञान कहते हैं। यानी मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है उसको क्या करता है, अपने अंदर अपनी स्कीमाओं में उसको ग्रहण कर लेता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, उसको ही कॉग्निशन कहते हैं। और संज्ञान के अंदर बहुत ही मानसिक क्रियाएं आती हैं, जैसे कल्पना, चिंतन, तर्क। यानी जब भी हम अपने इमेजिनेशन करते हैं, जो लॉजिक लगाते हैं, उसके बाद जो हम थिंकिंग करते हैं, जो रीजनिंग लगाते हैं, ये किससे, हम अपने दिमाग से लगाते हैं। तो कॉग्निशन से सीधा संबंध है दिमाग का। यानी जो हमारा संज्ञान है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे दिमाग, यानी जो हमारे कॉग्निशन है। इस तरीके से ये कॉग्निशन समझ में आ गया होगा। उसके बाद है इसके जो संज्ञानात्मक विकास के हैं चरण है, इसके भी, जैसे अवधान, स्मृति, यानी जो अटेंशन है, यानी जो अटेंशन हमारा है, यानी संज्ञान प्रयोग करते समय बच्चा पहले अवधान करता है। यानी जब बच्चा यानी संज्ञान का प्रयोग करता है, जब बच्चा अगर अपने कॉग्निशन का जब यूज करता है, उससे पहले किसका, वो अटेंशन यानी वो अवधान का पहले वो अवधान करता है। यानी उसके बाद है हमारी दूसरी है स्मृति, यानी मेमोरी। मेमोरी जब बच्चा अपने वातावरण के चारों ओर चीज़ों का अवधान कर लेता है तो उससे संबंधित सूचनाओं को अपने दिमाग में इकट्ठा कर लेता है। यानी जो हमारी जो स्मृति है, जो हमारी मेमोरी है, इसको क्या कर लेता है, वो अवधान कर लेता है। और उसके बाद है एक मेटा कॉग्निशन। यानी मेटा कॉग्निशन क्या होता है, तो मेटा कॉग्निशन को देखिए, इसके सूचनाओं को वर्गीकरण करके सही समय पे सही सूचना को प्रस्तुत किया जाता है। यानी इसको क्या किया जाता है, इसको सही समय पे सही सूचना को प्रस्तुत किया जाता है। इससे मेटा कॉग्निशन बच्चे को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, बच्चे को सीखने का स्वयं मूल्यांकन करना और उनकी समझ की जांच करने में वो हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे है, यानी क्या करता है, जो मेटा कॉग्निशन है वो बच्चों की जो सही सूचना है उसको प्रस्तुत किया जाता है। और बच्चे को सीखने का स्वयं मूल्यांकन, जब बच्चा खुद से मूल्यांकन, अपना खुद से असेसमेंट करने लगता है तो उसकी हेल्प करता है। और उसके बाद है
एक है मन मानचित्रण यानी माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या है? इसके द्वारा हम सूचनाओं को अपने संज्ञान में चित्र बनाते हैं और इससे मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान यानी रिसर्च करते हैं। यानी क्या करते हैं? उसको रिसर्च करते हैं यानी खोज करते हैं, और इसमें हम अपने मन की क्रियाशीलता को रखते हैं और खोजबीन करते हैं। यानी जैसे हमारा ये जो माइंड मैपिंग है, इसको हम क्या करते हैं? खोजबीन करते हैं यानी सर्च करते रहते हैं। यानी अपने दिमाग में हम बना लेते हैं कि ये ऐसे नक्शा जिस तरीके से है कि अपने मतलब कि वो क्या है, यही हमारा माइंड मैपिंग है। अब हमारा आ गया संवेग यानी इमोशन। इमोशन से देखिए, अगर आपका इमोशन सही है तो आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि एक अच्छे टीचर का पहला है कि अपने इमोशन पे वो कंट्रोल रखे। तो देखिए, ये वो स्थिति है जिनसे व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, क्योंकि शिक्षक को उत्तेजित नहीं होना है। शिक्षक को मतलब सबसे है पहला है कि शिक्षक खुद को अपना कंट्रोल रखें और इससे अलग अलग शारीरिक परिवर्तन द्वारा पहचाना जा सकता है। तो इमोशन यहाँ तक समझ में आ गई। अब चलते हैं संवेग यानी इमोशन के प्रकार। इमोशन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इमोशन। यानी एक मैकडूगल को संवेग का जनक भी कहा जाता है। यानी जो इमोशन के जो जनक हैं वो कौन हैं? तो मैकडूगल साहब हैं, और उन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। ये कई बार सीटेट के एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस 14 प्रकार के जो भी मूल प्रवृत्तियाँ हैं, आप इसको बहुत ध्यान से रखिएगा और किसका संबंध किससे है इसका भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। हमारा है पहला पलायन। ये मूल प्रवृत्तियाँ हैं। इसका भय से संबंध है, जो पलायन करना यानी भाग जाना, यानी भय यानी फियर यानी डर। इसके बाद में दूसरा है उत्साह यानी क्रोध। हमारा तीसरा है निवृत्ति घृणा। उसके बाद है हमारा चौथा जिज्ञासा यानी आश्चर्य। शिशु रक्षा यानी वात्सल्य। शरणागति यानी विषाद। रचनात्मकता यानी रचनात्मक भावना। संचय प्रवृत्ति यानी स्वामित्व की भावना। सामूहिकता यानी एकाकीकरण। काम यानी कामुकता। उसके बाद है आत्मगौरव यानी श्रेष्ठ की भावना। दैन्य यानी आत्महीनता। भोजन अन्वेषण यानी भूख यानी हरास यानी लाफ्टर यानी आमोद। अब यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण ये लाइन, ये कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संज्ञान और संवेग आपस में संबंधित होते हैं। यानी जो हमारा कॉग्निशन और जो इमोशन है एक दूसरे से क्या है, वो रिलेटेड है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। कभी कभी आपको ऑप्शन को कहेगा कि संज्ञान और संवेग स्वतंत्र होते हैं, नहीं, वो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। क्या होते हैं? वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये कई बार सीटेट में ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये हर बार आता है, तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा। और हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। बस इतना अगर आप कॉग्निशन, इमोशन और माइंड मैपिंग कर लेते हैं तो इससे अब बाहरी आपको सीटेट में ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है। तो इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करें, इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी जो पहला हमारा क्वेश्चन की कॉग्निशन से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कॉग्निशन। यानी जो हमारा संज्ञान है, संज्ञान से क्या समझते हैं? केवल भावनात्मक प्रक्रिया होती है, या ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, या केवल शारीरिक विकास होता है, या केवल व्यवहार होता है। तो हमने जो भी अपने ट्रैक वर्ड यानी अपने चैनल पे जो एक ट्रैक वर्ड की जो क्लास अपलोड किए हैं, वो क्लास आप लोग मिस ना कीजिएगा। उस क्लास को आप लोग जाकर देख सकते हैं। हमारे इस चैनल में जाइएगा, जो वीडियो है उसमें आपको ये दिख जाएगा। तो देखिए, हमने उसमें बताया कि जहाँ पे आपको केवल, ही, ओनली देखे वो हमारा ऑप्शन गलत होता है। यहाँ पे भी केवल है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। केवल है, ओनली है, तो हमारे पास ऑप्शन बचा क्या? हमारे पास बचा कि ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, यानी जो हम ज्ञान लेते हैं अपने दिमाग से, यानी जो हम अपने ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारा क्या कहलाती है? वो हमारा
कॉग्निशन कहलाती है। यानी आंसर इसका बी है कि ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में सोचने, समझने, स्मरण रखने और निर्णय लेने की मानसिक प्रक्रिया शामिल होती है। ये जितना भी हमारे 30 क्वेश्चन हैं और 30 क्वेश्चन में आपको विश्लेषण एनालिसिस के साथ आपको ये मिल सकता है। और इतना कर लीजिएगा, इससे हमको नहीं लगता है कि आपका सीटेट हो चाहे एस्टेट हो, किसी भी इस चैप्टर से आपका कहीं से क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। तो जो कॉग्निशन है इसमें सोचने, समझने और याद करने और निर्णय लेने की मानसिक प्रक्रिया शामिल होती है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भावनाएं किस प्रकार से सीखने को प्रभावित करती हैं। यानी जो हमारी इमोशन है वो किस प्रकार को सीखने यानी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। जैसे इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, नहीं, इसका प्रभाव होता है। सीखने की गति धीमी कर देती है, क्या ये सीखने की गति धीमी कर देती है? नहीं। सीखने में सहायता या बाधा दोनों हो सकती हैं। हाँ, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी इमोशन है, ये हमारे सीखने में सहायता भी कर सकते हैं और बाधा दोनों। यानी हमें अपनी इमोशन को कंट्रोल रखना होगा। जो हमारी इमोशन है उसको हमें क्या रखना है? कंट्रोल रखना है केवल। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो जो सी है, सी राइट आंसर, सी हमारा क्या हुआ? राइट आंसर। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 3 पे चलते हैं। इसका देख लीजिए, सीखने में सहायता या बाधा दोनों हो सकती है। यानी इसका एग्जाम्पल, डर या चिंता सीखने को प्रभावित कर सकते हैं जबकि उत्साह सीखने को बढ़ा सकती है। यानी जब चिंता सीखने को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जो उत्साह है सीखने को बढ़ा सकता है। जो आपके अंदर जो उत्साह है ये भी आपका इमोशन हो गया। जो आपका फियर है, फियर, एंगर, लव, ये सब आपके इमोशन हो गए। तो उसके बाद है हमारा 3 क्वेश्चन है कि माइंड मैपिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। यानी मेन पर्पस क्या होता है माइंड मैपिंग का। तो माइंड मैपिंग जो है इसका मुख्य ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केवल चित्र बनाया जाता है क्या? माइंड मैपिंग से सिर्फ चित्र बनाया जा सकता है? सूचनाओं को व्यवस्थित और याद रखने में सहायता करता है? या केवल लेखन नहीं, सिर्फ ये लेखन सुधार और ये है कैलकुलेशन यानी गणना करना? नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो बी है कि ये क्या करता है? ये सूचनाओं को व्यवस्थित और याद रखने में सहायता करता है। ये क्या करता है? ये सूचनाओं और को याद रखने में सहायता करता है। यानी एक दृश्य टूल है जो विषय को केंद्र में रखकर शाखाओं के माध्यम से विचारों को जोड़ा जाता है। यानी एक दृश्य टूल है, ये क्या है? एक विजुअल है। यानी जिससे विषय को केंद्र में रखकर हम विषय जो हमारा सब्जेक्ट है उसको सेंटर में रखकर हम अपने विचारों को जोड़ सकते हैं माइंड मैपिंग के माध्यम से। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है? जहाँ पे आपको नहीं दिख जाए वहाँ पे आपको सावधान हो जाना है कि कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो नहीं है। ध्यान यानी अटेंशन, भावना यानी इमोशन, स्मृति यानी मेमोरी, निर्णय लेना है यानी डिसीजन मेकिंग। तो जो 4 है इसका राइट आंसर बताइए। क्या संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या है? हमारा जो ध्यान है ये तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अटेंशन, जब बच्चा अटेंशन करता है, क्या करता है? जब सीखता है बच्चा, जब अपने ज्ञान अपने जब वो दिमाग में यानी जो अपने कॉग्निशन में यानी जब वो ग्रहण करता है तो सबसे बच्चा पहले क्या करता है? वो अटेंशन करता है। तो यहाँ पे अटेंशन है। इसके बाद फिर वो क्या करता है? वो मेमोरी यानी वो याद करता है। हाँ, ये भी है। उसके बाद क्या करता है? वो डिसीजन लेता है। तो ये है, लेकिन आपसे पूछा क्या है? गलत। तो जो भावना है, जो इमोशन है, इसमें क्या है? ये संज्ञानात्मक विकास, ये जो संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा गलत है तो इसलिए हमारा आंसर भी गलत ही बी होगा। यानी यहाँ पे समझिए कि भावना यानी इमोशन यानी एक प्रभावात्मक प्रक्रिया है। जो इमोशन क्या है? एक प्रभावात्मक प्रक्रिया है, जबकि बाकी सभी संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद है कि माइंड मैपिंग बच्चों को किस का विकास करते हैं? जो माइंड मैपिंग होता है, माइंड मैपिंग से बच्चों का कैसा विकास होता है? केवल भाषा कौशल का विकास होता है? रचनात्मक सोच केवल है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। केवल इसमें भी है तो अब देखिए, क्या ये मैथमेटिकल एबिलिटी है यानी गणितीय योग्यता है माइंड मैपिंग से, या रचनात्मक सोच और संगठन कौशल है? तो जो 5 है, 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। यानी
जो 5 का जो राइट आंसर हमारा है कि बी, रचनात्मक सोच और संगठन कौशल। यानी माइंड मैपिंग बच्चों को अपने विचारों को व्यवस्थित करने में सहायता करती है। यानी जो माइंड मैपिंग है उसमें बच्चों के विचारों को क्या कहते हैं, उसको व्यवस्थित करने में वो क्या कहते हैं, वो सहायता करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। उसके बाद है 6 है कि जब बच्चा किसी कार्य में असफल होता है, यानी जो बच्चा है अगर किसी कार्य में सफल होता है और जब कार्य में असफल होता है और उदास हो जाता है, कोई बच्चा है जब कार्य में असफल होता है यानी फेल होता है तो उदास हो जाता है, तो यह किसका उदाहरण है? बच्चा असफल हुआ तो उदास हो जाता है, तो क्या संज्ञान का है, कॉग्निशन का है, प्रेरणा का, मोटिवेशन का है, या इमोशन का है, या दृष्टिकोण का है? तो जो 6 का जो राइट आंसर है ये ना कॉग्निशन का है, ना मोटिवेशन का है, ना दृष्टिकोण का है, ये क्या है, वो भावना से, यानी जो इमोशन है उसके अंदर इमोशन है, फियर, एंगर, लव। यानी इसे याद रखिएगा, फियर, एंगर, लव। यानी फॉल्स याद रखिएगा, फियर, एंगर, लव, ये क्या है हमारे, ये हमारे इमोशन से संबंधित हैं। उसके बाद है कि भावना, इमोशन यानी भावनाएं बच्चों के अनुभव पर आधारित होती हैं और उनका असर सीखने पर पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया संज्ञानात्मक नहीं है? नोट यहाँ पे आपको देखने को मिल गया, यानी कौन सी प्रक्रिया जो है वो संज्ञानात्मक नहीं है। तो याद रखना, हाँ, बच्चे जब याद करता है, जब रिमेम्बरी करता है तो वो अपने दिमाग से यानी अपने संज्ञान से, तो ये तो है सोचना, सोचता कहाँ से है, दिमाग से ही सोचता है, थिंकिंग। खुश होता है, खुश कहाँ से होता है, वो दिमाग से होता है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ से करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी वो अपने दिमाग से करता है। लेकिन जो ये सी है, ये खुश होना, ये क्या है, ये इमोशन से है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यानी खुश होना, यानी खुश होना एक भावनात्मक प्रक्रिया है, ना कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया। भावना और संज्ञान का संबंध क्या है, यानी कह रहा है कि यहाँ पे इमोशन एंड कॉग्निशन का संबंध क्या है। यानी जो कॉग्निशन है और जो इमोशन है इसका जो संबंध है वो किससे है? तो कोई संबंध नहीं है एक दूसरे से तो संबंध है, एक दूसरे से संबंधित हैं। भावनात्मक संज्ञान को प्रभावित कर सकते हैं क्या? इमोशन कॉग्निशन को प्रभावित कर सकता है क्या? संज्ञान भावना को दबा देता है? दोनों एक ही हैं? नहीं, ये दोनों सेम कैसे हैं? क्या ये संज्ञान भावना को दबा देता है? नहीं, ये क्या है, एक दूसरे को ये प्रभावित करती हैं। ये क्या करती हैं, एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यानी भावना संज्ञान को प्रभावित करती हैं। यानी जैसे उदाहरण में मान लेते हैं कि डर के कारण ध्यान और स्मृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी जब बच्चा डर जाता है तो उसके क्या होता है, जो उसकी मेमोरी होती है उस पर, और जो उसका अटेंशन होता है उस पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यानी तो हमें बच्चों को डराना नहीं अपने क्लास में। तो इस तरीके का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद है 9 क्वेश्चन हमारा है कि सोचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी थिंकिंग। यानी जो सोचने की जो प्रक्रिया होती है, थिंकिंग की जो प्रोसेस होती है, उसको क्या कहा जाता है? व्यवहार कहा जाता है, संज्ञान कहा जाता है, अभिप्रेरणा कहा जाता है, या सीखना कहा जाता है। तो ये ना बिहेवियर ना कहा जाता है, ये ना मोटिवेशन कहा जाता है, ना लर्निंग कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? ये कॉग्निशन यानी संज्ञान कहा जाता है। यानी जो राइट आंसर है हमारा, ये हमारा हो जाएगा बी। सोचना, निर्णय और स्मृति सभी संज्ञानात्मक प्रक्रिया। यानी जो हमारी थिंकिंग है, उसके बाद जो हमारा डिसीजन है, यानी जो जहाँ से हम डिसीजन लेते हैं, और जो स्मृति यानी जो हमारा मेमोरी, तो ये क्या है, ये सब कॉग्निशन यानी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा केवल भावनात्मक नहीं बल्कि संज्ञानात्मक भी है। यानी इसमें से कौन सा ऐसे हैं कि केवल भावनात्मक नहीं बल्कि संज्ञानात्मक भी है। तो जो क्रोध है, सहानुभूति है, डर है, आनंद है, यानी केवल भावनात्मक नहीं बल्कि संज्ञानात्मक भी है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन को समझना है आपको कि पूछा है कि केवल भावनात्मक नहीं बल्कि संज्ञानात्मक भी हैं। तो देखिए
फियर क्रोध, एंगर लव यानी आनंद, यानी आपको एंगर, फियर और जॉय यानी आनंद, ये क्या है, ये भावनात्मक है, ये जो है हमारा भावनात्मक है। बल्कि लेकिन जो सहानुभूति है, जो इम्पैथी है, ये क्या है, ये संज्ञानात्मक ही है। तो एक क्वेश्चन आता है आपसे कि आपको बच्चे के प्रति कैसे लगाव होना चाहिए, सहानुभूति या समानुभूति। एक इम्पैथी होता है, एक सिंपैथी होता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि बच्चे को समानुभूति, और इसका आंसर मैं अगले वीडियो में जो भी कमेंट करेंगे उनका नाम लूँगा और उनका बताऊंगा कि हाँ ये बताए हैं। तो इस तरीके से इसका आप आंसर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 है कि बच्चे की भावनाओं को समझना शिक्षक का के लिए क्यों आवश्यक है। बच्चे को भावनाओं को समझना, शिक्षक का तो ये पहला काम है कि बच्चे को भावनाओं को समझना है, क्योंकि बच्चा ही सब कुछ है। ताकि उन्हें डांटा जा सके, नहीं आप उसको डांट नहीं सकते। बेहतर अनुशासन, नहीं आप उसको डिसिप्लिन भी नहीं रख सकते हैं। बेहतर अधिगम वातावरण के लिए, क्या उसके लिए बेहतर लर्निंग का प्रोवाइड कीजिएगा। उनका मूल्यांकन, क्या आप उसका मूल्यांकन करेंगे, नहीं। बेहतर अधिगम वातावरण के लिए आप उसको समझ रहे हैं कि ताकि बच्चा बेहतर से बेहतर सीख सके, उसके बेहतर से बेहतर वातावरण मिल सके, यानी बेहतर अधिगम। यानी जो बेहतर अधिगम है, जब शिक्षक बच्चों की भावनाओं को समझने हैं तब वो सहानुभूति और सहयोगी वातावरण बना सकते हैं। वो बच्चा आपसे बोल सकता है, आपसे अच्छे से बातें कर सकता है, अपनी कमियों को बता सकता है। तो अपने आपको ऐसे ही टीचर बनना है। उसके बाद है, भावनाएं किससे संबंधित होती हैं। केवल शारीरिक प्रतिक्रिया से नहीं, संज्ञानात्मक और प्रभावात्मक दोनों प्रतिक्रिया से, केवल मनोदशा से, केवल अनुवांशिकता से। यहाँ पे केवल देखे हुआ हमारा ऑप्शन, तो इसका आंसर आसानी से हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी भावनाएं सोचने, समझने और अनुभव से जुड़ी होती हैं, इसलिए संज्ञानात्मक और प्रभावनात्मक दोनों होती हैं। उसके बाद है, निम्न में से कौन सी भावना नकारात्मक मानी जाती है। इनमें से कौन सी जो भावना है वो क्या है, वो नकारात्मक, यानी कौन सी इमोशन है जो नेगेटिव, उत्साह, खुशी, चिंता और प्रेम। तो इसमें कौन सी है जो निगेटिव है, उत्साह, खुशी, प्रेम। उत्साह तो आपका पॉजिटिव हो गया, खुशी भी पॉजिटिव हो गया, प्रेम भी पॉजिटिव हो गया। तो आपका जो बच क्या हो गया, यानी सी बच गया, यानी चिंता, यानी एनेक्जाइटी, यानी जो 13 है इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यानी चिंता जो है, कि चिंता सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं और आत्मविश्वास कम कर सकते हैं। तो बच्चे को हमें चिंता नहीं रखना है कि बच्चा चिंता में रहे, नहीं। बच्चा खुशी फील करे, बच्चा उत्साह हो, बच्चा प्रेम फील करे, आपसे ज़्यादा वो बच्चा अट्रैक्ट हो। देखिए, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उदाहरण है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना, हर बात पे आप प्रतिक्रिया दे देते, क्या वो बुद्धिमत्ता का उदाहरण है। या दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं तो, या स्वयं को श्रेष्ठ, नहीं, स्वयं को श्रेष्ठ को भी मानना ही नहीं है, नियम को तोड़ना भी नहीं है। क्या हर बात पर प्रतिक्रिया देंगे, नहीं, ये भी नहीं। क्या होगा, दूसरों की भावनाओं को समझना, क्या है, सहानुभूति और सामाजिक जागरूकता भावनात्मक बुद्धिमत्ता का हिस्सा है, यानी दूसरे को समझना, यानी सामाजिक। माइंड मैपिंग को ब्लूम टेक्सोनॉमी में किस स्तर पे रखा जा सकता है। तो ये ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन भी आता है, लेकिन ये है माइंड मैपिंग। तो क्या रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, या क्रिएटिंग, या अप्लाइंग। तो ये किससे है, ये क्रिएटिंग से है। देखिए, जब बच्चा इसको इस ऑप्शन से मत जाइएगा कि इंग्लिश में है। देखिए, जब क्रिएटिव कर रहा है तो बच्चा अपने दिमागों में वो बना रहा है, वो मतलब कि अपने दिमाग में क्या है, माइंड यानी मैपिंग, यानी वो अपने दिमाग में बना रहा है, वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहा है। रिमेम्बरिंग नहीं, ना समझ नहीं, ना अप्लाई कर रहा है, क्या है, वो क्रिएटिव कर रहा है। यानी जैसे जो माइंड मैपिंग यानी जो क्रिएटिव है, यानी माइंड मैपिंग एक रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें विचारों को एक नेटवर्क के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक संघर्ष का उदाहरण, यानी जो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट है, किसका एक उदाहरण है। बच्चा जो सीख रहा है वो मानता है, यानी जो बच्चा है वो सीख रहा है वो मानता है, नहीं। दो विरोधी विचारों के बीच की भ्रम की स्थिति,
या शिक्षक द्वारा दी गई स्पष्ट जानकारी या छात्र का शांत व्यवहार। नहीं, जो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये दो विरोधी विचारों के बीच की भ्रम की स्थिति है। तो जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी, यानी बच्चों के सोचने और पुनर्विचार के प्रेरित करता है, यह अधिगम का एक ट्रिगर है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार, यानी जो संज्ञानात्मक जो संरचनावादी है उनके अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? अध्यापक द्वारा नहीं, समाज द्वारा नहीं, टेक्स्ट बुक नहीं, ये क्या है? सीखने के द्वारा होता है, बाय द लर्नर। क्या होता है? यानी बाय द लर्नर, यानी पियाजे के अनुसार छात्र स्वयं अनुभव सीखकर ज्ञान के निर्माण करते हैं। यानी जो पियाजे कहते हैं कि छात्र स्वयं से अनुभव करके क्या करते हैं? ज्ञान का निर्माण करते हैं। यानी बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, यानी लिटिल साइंटिस्ट हैं। तो इस आधार पे कौन सा उच्च क्रम संज्ञान कौशल है? याद रखना, समझना, मूल्यांकन या पहचान करना। तो जो 18 है इसका राइट आंसर बताइए, यानी कौन सा क्रम संज्ञान, कौन सा उच्च, यानी याद रखना, समझना, क्या मूल्यांकन है, पहचानना है, नहीं है। तो यानी जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? इवेल्युएट। क्या करते हैं हम? अंत में मूल्यांकन करते हैं। अंत में क्या करते हैं? इवेल्युएट, कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे ने क्या ग्रहण किया। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार मूल्यांकन उच्च क्रम का क्या है? कौशल है। उसके बाद है 19 की भावनाएं निर्णय निर्माण किस प्रकार से प्रभावित करती हैं? यानी जो भावनाएं हो वो निर्णय निर्माण के लिए, यानी वो क्या करती हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी डिसीजन मेकिंग के लिए क्या करती है? किसको प्रभावित करती है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्या? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? नहीं, इसका प्रभाव पड़ता है। निर्णय को यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निर्णय को अधिक युक्त संगत बनाती हैं, नहीं, निर्णय लेने की प्रक्रिया को रोकती नहीं है। तो ये क्या हो गया? सी, यानी त्वरित और कभी कभी पक्षपाती निर्णय को प्रेरित कर सकती है। यानी डर के कारण व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय ले सकता है जो कि तर्कसंगत नहीं होता है, इसलिए हमें जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। उसके बाद है 20 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रणनीति भावनात्मक स्व-विनियमन को बढ़ावा देती है? यानी कौन सी जो रणनीति है भावनात्मक स्व-विनियमन को बढ़ाती है? तो क्या भावनाओं को दबाना नहीं, गुस्से को बाहर निकालना नहीं, दूसरे को दोष देना नहीं, ये क्या है? प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना। यानी जो सेल्फ रेगुलेशन है वो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने और भावनाओं को समझने की क्षमता शामिल है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। उसके बाद 21 निम्न में से कौन सी रणनीति भावनात्मक स्व विनियमन को बढ़ावा देती है? भावनाओं को दबाना नहीं, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना, या गुस्से को बाहर निकलना, दूसरे को दोष देना नहीं, क्या है? ये प्लानिंग बिफोर रिएक्टिंग, यानी प्रतिक्रिया देने से पहले क्या करता है? यानी उसको रोकना। उसके बाद है 21 है कि जब छात्र माइंड मैपिंग बनाते हैं तो यह किस अधिगम सिद्धांत का प्रयोग माना जाता है? क्लासिकल कंडीशन, बिहेवियरिज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म या ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो जो 21 है इसका राइट आंसर बताइए। क्लासिकल कंडीशन नहीं, बिहेवियरिज्म नहीं है, ट्रायल एंड एरर नहीं है, क्या है? ये संरचनावादी है, रचनावादी है, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिव यानी विश्लेषण, यानी रचनात्मक का हिस्सा है जिसमें छात्र खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। उसके बाद देखिए, यदि एक छात्र भावनात्मक असंतुलन में है तो संज्ञानात्मक कार्य सामान्य रहता है, बेहतर होता है, बाधित होता है या तेज हो जाता है? तो जो इसका क्या होता है ना, ये सामान्य रहता है, ना ही बेहतर होता है, तेज हो जाता है, नहीं। जब एक छात्र भावनात्मक असंतुलन में है तो वो क्या होता है? वो बाधित हो जाता है, यानी वो गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, यानी क्या होता है? वो बाधित हो जाता है। तो जो 22 है इसका जो राइट आंसर है वो सी है कि तनाव और भावनात्मक यानी संतुलन स्मृति, ध्यान और निर्णय को प्रभावित करती हैं। उसके बाद है संज्ञानात्मक लचीलापन, यानी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का तात्पर्य है कि
क्या है संज्ञानात्मक लचीलापन का कि एक ही दृष्टिकोण पर टिके रहना है। क्या एक ही दृष्टिकोण पर टिके रहना है? नहीं। कई दृष्टिकोण को अपनाने की क्षमता है? जल्दी नहीं। हमें क्विक डिसीजन नहीं लेना है। उसके बाद सीखने से इनकार करना नहीं है। क्या है ये? कई दृष्टिकोण को अपनाने की क्षमता है। यानी का मतलब है कि एक ही समस्याओं को अलग अलग नज़रिए से देखने की योग्यता है। यानी जो कोग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है क्या है? एक ही मतलब कि एक ही समस्या को अलग अलग तरीके से नज़रिए को देखने की योग्यता है। यानी उसके बाद है जब छात्र भावनाओं को दर्शाने के लिए रंगों और चित्रों का प्रयोग कर रहा है। यानी कोई छात्र है वो अपने भावनाओं को दर्शाने के लिए किसका रंगों और चित्रों का क्या कर रहा है? वो प्रयोग कर रहा है। तो किस प्रकार की अभिव्यक्ति है? व्यवहार नहीं, अवबोधन नहीं, नकल कर रहा है, अनुकरण नहीं, वो क्या कर रहा है? वो क्रिएटिव कर रहा है। यानी क्रिएटिव एक्सप्रेशन यानी रचनात्मक अभिव्यक्ति। यानी चित्रों और रंगों के माध्यम से भावनाएं व्यक्त करना है रचनात्मक और भावनात्मक विकास को दर्शाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद है कि मैकडूगल ने मनुष्य की प्रवृत्ति की संख्या कितनी दी है? 10, 12, 14, 16। ये तो बताए हैं कि इनकी 14 है। तो जो इनकी राइट आंसर है वो क्या है? यानी अपने सिद्धांत में 14 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया जो मानव व्यवहार के पीछे की प्रेरक शक्तियाँ हैं। तो ये 14 मूल प्रवृत्तियाँ आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। उसके बाद है कि मैकडूगल की प्रवृत्ति सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना क्या है? हाँ, कोई भी है तो उनकी आलोचना भी हुई। तो उनकी आलोचना क्या हुई? यह सीखने को अनदेखा करते हैं या संज्ञान को बढ़ावा देते हैं या बहुत जटिल प्रक्रिया है या केवल बच्चों पर लागू होता है। तो जो 26 है ये क्या है? ये केवल बच्चों पर नहीं है, ना ये कॉम्प्लेक्स है, ना संज्ञान को बढ़ावा देता है। ये सीखने को अनदेखा करता है। यानी क्या कर रहा है? ये सीखने यानी लर्निंग को ये क्या कर रहा है? एवॉइड कर रहा है। यानी जो कि हमें नहीं करना। तो जो राइट आंसर है ये हमारा ये हो जाएगा। यह सीखने की अनदेखा करता है। मैकडूगल ने व्यवहार को मुख्यतः जन्मजात प्रवृत्तियों से जो है जिससे यह सिद्धांत अधिगम के महत्व को नकारता है। उसके बाद है निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति सबसे अधिक रचनात्मक व्यवहार से संबंधित होती है? तो कंस्ट्रक्टिविज्म से, प्रजनन नहीं, हंसी नहीं, घृणा नहीं, ये क्या है? ये निर्माण से यानी कंस्ट्रक्टिविज्म से। यानी निर्माण प्रवृत्ति से व्यक्ति चित्र बनाना, वस्तुएं तैयार करना जैसे रचनात्मक व्यवहार करता है। उसके बाद है मैकडूगल की प्रवृत्तियाँ किसके साथ मिलकर क्रिया उत्पन्न करती हैं? संज्ञानात्मक के साथ या इमोशन सोचने की क्षमता या प्रेरणा से। तो जो इन न संज्ञानात्मक से करते हैं, ना सोचने की क्षमता से, ना प्रेरणा से। किससे करते हैं? ये इमोशन से करते हैं यानी भावना से करते हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इनका वो बी है, इमोशन यानी भावना। यानी इनका हर प्रवृत्ति के साथ एक विशिष्ट भावना जरूर होती है। जैसे फ्लाइट के साथ फियर, प्रेगनेंसी के साथ एंगर। ठीक ना? तो यहाँ तक। उसके बाद है मैकडूगल के अनुसार कौन सी प्रवृत्ति सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा देती है? प्रजनन, जिज्ञासा, घृणा या आकर्षण। तो ना प्रजनन को कहते हैं, ना घृणा को कहते हैं, ना आकर्षण को। ये क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा यानी इनका अनुसार जो प्रवृत्ति यानी जो कौन सी प्रवृत्ति जो सीखने यानी जब बच्चा क्यूरियोसिटी होगा, जिज्ञासा होगा तो सीखेगा जल्दी। यानी वह प्रवृत्ति है जो नई चीज़ों को सीखने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए अधिगम की कुंजी है। उसके बाद है आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी है जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा, आप लोग उसमें कमेंट करके बताइएगा। और ये PDF आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। तो देखिए कंस्ट्रक्शन यानी प्रवृत्ति का व्यवहार रूप से क्या हो सकता है? यानी जो संरचनावादी है उसका व्यवहारिक रूप क्या होता है? कहानी सुनाना, इमारत बनाना, खेल खिलाना या पढ़ाई करना है। तो इसका क्या होता है? इसका इमारत बनाना यानी बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? बिल्डिंग स्ट्रक्चर। यानी यही इसका व्यवहारात्मक रूप हो सकता है। उसके बाद है ये आप लोग के लिए है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। सकारात्मक भावना को बच्चा कैसे महसूस करता है? डरा हुआ है, असुरक्षित, प्रेरित और सहज या भ्रमित। एक क्वेश्चन ये रहा। दूसरा ये है कि कौन सी भावना सीखने में बाधा बन सकती है?
आत्मविश्वास, उत्साह, फियर, जिज्ञासा। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। जब कोई छात्र डर के कारण सवाल पूछता है तो इसका आंसर और। हमारे चैनल का नाम है साइंस इंस्टीट्यूट, और क्लास अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में फिर एक धमाकेदार क्लास के साथ, तो वो क्लास आप लोग मिस ना करें। इसके बाद मैं बताऊंगा कि कॉग्निशन इमोशन को किस तरीके से बेहतर करके हम अपने सीटेट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना।